डीएलएड सेकेंड ईयर का सेकंड प्रश्न पत्र, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण। आज अपन पढ़ेंगे उसकी तीसरी यूनिट, विद्यालय के प्रकार। विद्यालय के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन आज इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और उसमें अपने नोट्स बना लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से विद्यालयों का संचालन किया जाता है। चूँकि अपने इस यूनिट में विद्यालयों का प्रकार, विद्यालयों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान सरकार ने या किसी भी राज्य सरकार ने, अपन तो राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने कौन कौन से विद्यालयों का संचालन अपने स्तर पर कर रखा है, इसके बारे में बताइए। तो राजस्थान सरकार प्राथमिक विद्यालय चलाती है, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित करती है, चलाती है। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भी राज्य सरकार द्वारा संचालित है। मदरसा, मॉडल स्कूल और संस्कृत विद्यालय ये भी संचालित राज्य सरकार द्वारा होते हैं। नंबर 2, केंद्र सरकार द्वारा किन आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है। आवासीय विद्यालय, वैसे तो आवासीय विद्यालय 2 ही हैं, लेकिन अपन जब इस तरह का प्रश्न आ जाएगी किन विद्यालयों का संचालन किया जाता है, तो आप 3 लिखोगे, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय आवासीय भी होते हैं और गैर आवासीय भी होते हैं। सैनिक स्कूल पूर्णतया आवासीय होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णतया आवासीय विद्यालय होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। तीसरा क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। गुरुकुल कांगड़ी क्या होती है, इसमें किस प्रकार, इसका मेन एम क्या है, क्या उद्देश्य है गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने का। पवित्र तथा शांत वातावरण में स्थित इस संस्था का उद्देश्य प्राचीन वैदिक संस्कृत, विभिन्न आधुनिक विज्ञान की उच्च शिक्षा देना है, जिससे विद्यार्थी विद्वान, चरित्रवान, देशभक्त तथा आत्मनिर्भर बन सके। इसमें क्या होता है, एक ऐसे शांत वातावरण में इस संस्था का स्थापना की जाती है, पवित्र और शांत वातावरण में, जहाँ पर प्राचीन वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत का ज्ञान करवाया जाता है बालकों को, विभिन्न आधुनिक अत्याधुनिक जो विज्ञान है उसकी उच्च शिक्षा दी जाती है, जिससे बालक बड़े विद्वान और चरित्रवान और देशभक्त बनते हैं और आत्मनिर्भर बन सकें। ये उद्देश्य होता है गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने का। चौथा क्वेश्चन, जवाहर नवोदय विद्यालय के उद्देश्य लिखते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। जवाहर नवोदय विद्यालय लगभग हर जिले में संचालित है, वहाँ उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो नंबर 1 उद्देश्य है समता व सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा दिलाना। सरकार का उद्देश्य है कि सबको समान समझा जाए, सामाजिक न्याय दिया जाए, हर वर्ग का इसमें बच्चे का आधिपत्य हो, हर वर्ग का बच्चा इस स्कूल में पढ़े, चाहे ग्रामीण हो, क्षेत्र हो, SC ST OBC जनरल, सारे बालक इसमें पढ़ें। सरकार ये चाहती है कि समता और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा सबको मिले। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के व प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रखकर शिक्षा प्राप्त करके उनकी क्षमताओं का विकास करना। इसमें लगभग जहाँ तक मुझे नॉलेज है 80% रिजर्वेशन ग्रामीण बालकों का होता है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का होता है, बाकी 20% शहरी बच्चों का होता है। इसमें एक एग्ज़ाम के थ्रू पूरे भारत देश में एग्ज़ाम करवाया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 5वीं क्लास के बाद, 8वीं क्लास के बाद ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, फिर उसमें प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं, उनका एडमिशन कराया जाता है और ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय होता है। बालक वहीं रह करके पढ़ाई करता है, 6ठी से लगाकर 12वीं तक। तीसरा उद्देश्य होता है सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मॉडर्न एजुकेशन उपलब्ध कराना एक उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य त्रिभाषा सूत्र से सभी विद्यार्थियों को 3 भाषा का अध्ययन करवाना। इसमें त्रिभाषा सूत्र काम में लिया जाता है, 3 भाषा का प्रयोग होता है, 3 भाषा का बालक सीखे, 3 भाषा सीखे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी तो है ही है, उसके अलावा जैसे तेलुगु है, कन्नड़ है, संस्कृत है, इस तरह की तीसरी उर्दू है, इस भाषा का इसमें सिखाने का प्रावधान रखा गया है। 5वां है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उन्नयन।
ऐसी शिक्षा हो जो बालक में गुणवत्तापूर्ण हो, बालक का एक विकास हो सके पूर्वक विशेषताएं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है? एक ऐसा विद्यालय है जो आवासीय है, जिसमें बालकों को वहीं रखकर पढ़ना होता है। और उसकी विशेषताएं क्या होती है? देखो, उसमें एडमिशन क्या होता है? प्रवेश चयन परीक्षा से होता है। ये याद कर लो आप अच्छी तरीके से कि नवोदय विद्यालय जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसमें प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से ही होता है। जैसे 5वीं क्लास में कोई बच्चा अध्ययन रहता है, वो एग्ज़ाम देगा और फिर उसका एडमिशन होगा, ऐसे चयन परीक्षा के माध्यम से, यानी क्वालिटी वाले बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। दूसरा, SC ST और बालिकाओं के लिए उसमें रिजर्वेशन होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति और बालिकाओं के लिए उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। तीसरी विशेषता ये एक आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है। चौथा, त्रिभाषा सूत्र का इसमें पालन किया गया है, यानी 3 भाषाएं सिखाई जाती है। कुछ जैसे दक्षिण भारत की कुछ भाषा का ज्ञान करवाना है बालक को, तो वहाँ उधर भेजा जाता है। वहाँ के बालक को इधर का नॉलेज हिंदी का लेना है तो इधर भेजा जाता है। यानी कि इस तरीके से राष्ट्रीय एकता का विकास भी इसमें देखने को मिलता है। चलिए 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सैनिक स्कूल की विशेषताएं बताइए। सैनिक स्कूल पूर्णतः आवासीय विद्यालय होता है। ये भी आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, लेकिन यहाँ की ज़मीन वगैरह इसका रखरखाव राज्य सरकार के ऊपर होता है। दूसरा, कक्षा 12 तक इसमें NCC अनिवार्य होती है। तीसरा, CBSE पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से होता है, CBSE का पाठ्यक्रम होता है और इसमें इंग्लिश मीडियम माना जाता है। ये इसमें इंग्लिश मीडियम होती है ये पूरा विद्यालय। ये विद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित होता है, ये याद रखना आप। ये जो सैनिक स्कूल है ये स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं। 5वां, प्रत्येक विद्यालय में एक प्रिंसिपल होता है जो कर्नल रैंक का होता है, एक हेड मास्टर होता है जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होता है, और एक रजिस्ट्रार होता है जो मेजर रैंक का होता है। क्योंकि सैनिक स्कूल है तो वहाँ इस रैंक का होना जरूरी है। आगे 6वां क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक के विद्यालय में निरीक्षण एवं शैक्षणिक कार्य क्या है, उसको एक्सप्लेन करिएगा। वैसे आप सब जानते हैं ये सब टॉपिक आपके सबके समझ में पहले से आए हुए हैं, केवल अपना इसको लेखनीबद्ध कर रहे हैं और आपको समझाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये सरल भाषा में आपको समझ में आ सके और आप अपने एग्ज़ाम में इनको लिख सके, तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। प्रधानाध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य का निरीक्षण। प्रधानाचार्य वही कुशल होता है जो अपने अध्यापक जी, अपने जो स्टाफ के मेंबर हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके कार्य का समय समय पर निरीक्षण करें और उनको गाइड करें एज ए संरक्षक के रूप में। उनको ऐसा प्रतीत भी नहीं होना चाहिए कि ये हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हैं, लेकिन वो बड़ी शालीनता के साथ, बहुत अच्छे कोऑपरेटिंग नेचर के साथ, अच्छे समन्वय स्थापित करते हुए वो अध्यापन कार्य का निरीक्षण करें। ये भी उनके कार्यक्षेत्र में है। दूसरा, कार्यालय अभिलेखों का निरीक्षण करें। कार्यालय में बहुत से अभिलेख होते हैं, जैसे SR रजिस्टर, जो स्कॉलर रजिस्टर है वो टाइम टू टाइम अपडेट है कि नहीं है, और भी जैसे आवक जावक फाइलें और उनके जितने भी अपने जो छात्र रजिस्टर हैं वो सब समय समय पर देखते रहें। उन अभिलेखों का निरीक्षण करना भी उनके कर्तव्य में आता है। तीसरा होता है छात्रावास आदि, जैसे किसी विद्यालय या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर कोई छात्रावास चलता है, कोई हॉस्टल सुविधा है, तो उसको समय समय पर निरीक्षण करें। वहाँ किस प्रकार से हॉस्टल वार्डन व्यवहार करता है बच्चों के साथ, वहाँ पर ये देखें कि वहाँ किस प्रकार से भोजन पकाया जा रहा है, क्या एकदम जिसको कह सकते हैं अपन मानकों पर खरे उतर रहा भोजन खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, उन सब का निरीक्षण करना उसके अंडर में आता है। तो इस चौथा आता है सामान्य निरीक्षण। जैसे सामान्य निरीक्षण, कोई एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम परीक्षा चल रही है, वार्षिक अर्धवार्षिक कभी भी कैसे भी बोर्ड की, तो उसको जाके निरीक्षण करना, उसमें बालक कहीं नकल तो नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रधानाध्यापक के निरीक्षण कार्य हैं। शैक्षणिक कर्तव्य भी हैं, उनके शिक्षा के प्रति कर्तव्य भी हैं। प्रधानाध्यापक अपने आप में एक शिक्षक भी होता है, क्योंकि उनके पास भी कोई सब्जेक्ट होते हैं और वो भी पढ़ाते हैं, तो उनका शिक्षक के रूप में भी उनका कर्तव्य पालन उनको करना चाहिए। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में, एज ए प्रधानाध्यापक के रूप में, एज ए प्रिंसिपल के रूप में वो अपने जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण देता रहे, समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग दे, कोई नई चीज़ आए उनको एक्सप्लेन करें, उनको समझाएं, ताकि वो अच्छा काम कर सके। 7वां क्वेश्चन, विद्यालय में रखे जाने वाले प्रमुख अभिलेखों का वर्णन कीजिए।
कौन कौन से ऐसे अभिलेख जो विद्यालय में मिलते हैं, पाए जाते हैं, उनके बारे में अपने को बताना है। तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेख होते हैं। विद्यालय के समस्त अभिलेखों का रखरखाव आवश्यक है और ये प्रधानाध्यापक की और समस्त स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ के जो अभिलेख हैं उनको सुरक्षित रखें, ताकि वो भविष्य में कोई भी अपना रिकॉर्ड यहाँ से पूछने आए विद्यालय से तो वो अभिलेख, वो उनका रिकॉर्ड मिल सके। इसीलिए सब अभिलेखों को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। जिस विद्यालय में जो जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी में आता है। अभिलेखों की आवश्यकता क्या है? वो जो अभिलेख होते हैं उनकी क्या आवश्यकता पड़ती है? अभिलेख से आप समझते गए होंगे ना, जैसे छात्र उपस्थित रजिस्टर है, कर्मचारी उपस्थित रजिस्टर है, केस बुक है और परीक्षा संबंधित रजिस्टर है, परीक्षा फल रजिस्टर है। ये सब जो है ना, ये सब अभिलेख होते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि संपूर्ण सूचनाएं देने के लिए इनकी आवश्यकताएं होती है। कभी भी जैसे हमने 1980 वाला कोई स्टूडेंट आ जाए कि सर हमने पढ़ा था, उस समय हमारी मार्कशीट चाहिए, हम फेल हुए, हमारे कितने मार्क्स आए थे, हमारी जन्म तारीख क्या थी, वो सारी चीज़ें, संपूर्ण सूचनाएं देने के लिए अभिलेखों की जरूरत है। दूसरा, निर्देशन में सहायक है। ये निर्देशन में सहायक है। कोई भी चीज़ें पीछे के अभिलेखों को देखकर निर्देश देने में सहायक सिद्ध होते हैं। तीसरा, अनुसंधान कार्य में जरूरत पड़ती है इनकी कभी कभी। चौथा, मूल्यांकन हेतु भी आवश्यकता होती है। ये कुछ आवश्यकताएं हैं। अभिलेखों का वर्गीकरण भी परीक्षा में आता है, बहुत बार आया हुआ, इंपॉर्टेंट लगा लेना कि कौन कौन से अभिलेख किस प्रकार से होते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं इनका संक्षेप में वर्णन कर दूं। शैक्षिक अभिलेख जो होते हैं वो शिक्षक उपस्थित रजिस्टर, जो टीचर जाते ही साइन सिग्नेचर करता है किसी भी संस्था में, किसी भी विद्यालय में, तो वो शिक्षक उपस्थित रजिस्टर होता है, उसको शैक्षिक अभिलेख माना जाता है। दूसरा, प्रवेश रजिस्टर, एडमिशन वाला जो होता है, बालक का जब प्रवेश होता है किसी विद्यालय में तो उसका SR नंबर उसको अलॉट होते हैं, नामांकन होता है उसका, तो वो एक रजिस्टर होता है, स्थायी रजिस्टर होता है। ऐसे छात्र उपस्थित रजिस्टर, बालक का प्रेजेंट जो अटेंडेंस होती है वो, और शिक्षक देन नंदनी, टीचर्स डायरी होती है, टीचर्स ने क्या पढ़ाया, वो कल क्या पढ़ाएंगे, सारी प्लानिंग बालक की, वो सब शिक्षक देन नंदनी में होता है। पांचवा, समय विभाग चक्र रजिस्टर, किस समय विभाग चक्र पे किस गुरुजी का पीरियड है, वो सब, उसका भी एक रजिस्टर होता है। TC रजिस्टर, ऐसे TC वाला भी एक रजिस्टर होता है, उसको शैक्षिक अभिलेख माना जाता है। दूसरा, वित्तीय अभिलेख, शुल्क रजिस्टर, वित्त का मतलब पैसे से वाला संबंधित, तो शुल्क रजिस्टर है। बिल फाइल है और उसकी जो रसीद बुकें हैं, केस बुक है, लेजर बुक है, वेतन रजिस्टर है, छात्रवृत्ति रजिस्टर है, ये सब वित्तीय अभिलेख माने जाते हैं। तीसरा, संपत्ति संबंधी अभिलेख, विद्यालय की जो संपत्ति है, भवन का रजिस्टर है, छात्रावास है तो छात्रावास का रजिस्टर है, पुस्तकालय है तो पुस्तकालय का रजिस्टर। चौथा होता है प्रशासनिक अभिलेख, कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो अभिलेख होता है, जैसे लॉग बुक है, अवकाश रजिस्टर है, आवक जावक पंजिका है, आदेश पंजिका है, सर्विस बुक है। ये जो सर्विस बुक होती है, ये हर अध्यापक की, हर प्रधानाध्यापक की एक सर्विस बुक होती है, जिसमें उसके सारे उसका जब से ज्वाइनिंग होती है तब से लगाकर रनिंग में और लास्ट तक का उसका उसमें अभिलेख होता है। उसमें सारी उसकी सेवा का सारा सत्यापन लिखा जाता है, सारी कब उसका इंक्रीमेंट लगा, वो सारी जो जानकारी है एक कर्मचारी से संबंधित वो सेवा पुस्तिका में मिलती है। ये प्रशासनिक अभिलेख कहलाता है। 8वां क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के नाम बताइए। देखो, शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना भी आवश्यक है, क्योंकि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही विद्यालय का मेन उद्देश्य होता है। तो इसी के अंतर्गत अपन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी समय समय पर विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होती है। नंबर 1, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, साहित्यिक में जैसे भाषण, बालक को किसी पॉइंट को देख के, टॉपिक को देख करके उसको उससे भाषण दिलाना, उसका स्पीच दिलाना, ये एक साहित्यिक प्रवृत्ति है। कविता पाठ कराना, बालक से चित्रकला, वाद विवाद करवाना, ये साहित्यिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है सामाजिक प्रवृत्ति, सोशल एक्टिविटीज़। तो सोशल एक्टिविटीज़ में जैसे कोई प्रदर्शनी करनी है, कोई बाल मेला लगाना है, बाल सभा है, तो उसमें बालक क्या करेगा, सामाजिक सरोकार सीखेगा, किस प्रकार से ग्राहक को, किस प्रकार से व्यक्ति से बात करना है, वो सीखेगा सामाजिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत। तीसरा होता है सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ। सांस्कृतिक, आपको जानते हैं, सांस्कृतिक संध्या होती है जिसमें संगीत, नृत्य, अभिनय, विचित्र वेशभूषा आदि जो कार्यक्रम होते हैं, आदि जो प्रतियोगिताएं होती है, वो बालक में सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। चौथा, शारीरिक प्रवृत्तियाँ।
शारीरिक प्रवृत्तियां में क्या होता है, खेल है, योगासन है, एथलेटिक्स है, व्यायाम है, इनका प्रदर्शन करना शारीरिक प्रवृत्तियों में आता है। 5वां अनुरचनात्मक प्रवृत्तियां, फोटोग्राफी, एल्बम बनाना, शारीरिक भ्रमण करना, शैक्षिक भ्रमण करना, ये सब अनुरचनात्मक प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। 6ठा है शैक्षिक प्रवृत्तियां, विज्ञान क्लब, भूगोल परिषद, साहित्य परिषद, इनकी स्थापना करवाना, इनमें बालकों को लेना और इसमें विज्ञान क्लब में सक्रिय भागीदारी निभाना शैक्षिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। 7वां शिल्प कला संबंधित प्रवृत्तियां, जैसे कोई बालक खिलौने बना रहा है, कढ़ाई बुनाई कर रहा है, ये सब शिल्प कला संबंधित है। जैसे कोई चित्र इस तरह की कोई ऐसी कलाकारी कर रहा है, मीनाकारी कर रहा है, तो ये और शिल्प कला से संबंधित ये सब प्रवृत्तियां बालक के उसके सर्वांगीण विकास में बहुत ज़रूरी है। ये 8 प्रश्न इस यूनिट के इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ आपकी ये यूनिट समाप्त होती है। आपको यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना और अपने मित्रों तक शेयर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।